पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड, और अगर इसमें विदेशी अदालतों के मुकदमों को भी जोड़ दें तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जाल बन जाता है जो किसी भी देश की पूरी व्यवस्था को भीतर तक हिला सकता है। बिल्कुल। और आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी चक्रव्यूह को सुलझाने वाले हैं। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, मुख्य रूप से हम आरएमएन न्यूज की 24 फरवरी 2026 की एक बेहद विस्तृत रिपोर्ट को डिकोड कर रहे हैं। सही कहा। इस रिपोर्ट में भारत की वर्तमान राजनीतिक स्थिति, विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री पर लगाए गए कुछ बहुत ही गंभीर आरोप और गौतम अडानी ब्राइबरी स्कैंडल पर काफी डिटेल में बात की गई है। और सिर्फ न्यूज रिपोर्ट ही नहीं, हमारे पास संसद की कार्यवाहियों का विवरण है और स्मोक स्क्रीन 2026 नाम की एक रिसर्च रिपोर्ट के कुछ बहुत ही चौंकाने वाले अंश भी हैं। तो आज का हमारा मिशन बिल्कुल स्पष्ट है। बिना किसी राजनीतिक पक्ष को चुने या किसी के फेवर में आए बिना इस पूरे राजनीतिक और फाइनेंशियल भूल भुलैया को समझना। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे अमेरिका में हो रही कानूनी कार्रवाई और भारत की घरेलू राजनीति आपस में बुरी तरह से टकरा रही हैं। तो चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा खोलकर समझते हैं। शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़े आरोप से जिसने इस पूरी बहस को एक नया रूप दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर सीधे तौर पर देश को बेचने यानी नेशनल सेल आउट का आरोप लगाया है। ये बहुत बड़ा दावा है। दावा बहुत बड़ा है और देखिए, ये कोई रूटीन पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि गांधी ने एक गुप्त अमेरिकी व्यापार समझौता या कहें यूएस ट्रेड डील का हवाला दिया है। हाँ, और उनका दावा है कि यह समझौता पूरी तरह से बाहरी दबाव में किया गया है। बिल्कुल। अब इस आरोप की टाइमिंग और इसके पीछे के तर्कों को समझना होगा। विपक्ष का कहना है कि इस तथाकथित गुप्त समझौते की वजह से भारत के राष्ट्रीय डेटा का सरेंडर हो रहा है। मतलब जो नेशनल डेटा प्रोटेक्शन की बात होती है उस पर समझौता किया जा रहा है। जी हाँ, रिपोर्ट के अनुसार विपक्ष का यही नैरेटिव है। और सिर्फ डेटा नहीं, हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री या कपड़ा उद्योग है वो बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है और किसान समुदाय को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। लेकिन यहाँ एक बात खटकती है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं कि भाई ये पॉलिसी खराब है या इससे इकोनॉमी को नुकसान होगा। वो एक सामान्य बात है। हाँ, लेकिन इस बार बात सिर्फ एक खराब पॉलिसी तक सीमित नहीं लग रही है। रिपोर्ट बताती है कि गांधी इस व्यापार समझौते को प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सरेंडर के रूप में पेश कर रहे हैं। और यही इस पूरे विवाद का कोर है। मतलब विपक्ष जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि सरकार की नीतियां अब देश के फायदे के लिए नहीं बन रही, बल्कि प्रधानमंत्री की अपनी कानूनी और राजनीतिक कमजोरियों को कवर करने के लिए बनाई जा रही हैं। क्या विपक्ष की पूरी स्ट्रैटेजी यही है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। अगर हम इस नैरेटिव के पीछे की साइकोलॉजी को समझें तो ये प्रधानमंत्री की उस इमेज पर सीधा और कैलकुलेटेड हमला है जिसे पिछले एक दशक में एक मजबूत और समझौता न करने वाले राष्ट्रवादी नेता के रूप में स्थापित किया गया है। वो जो एक स्ट्रॉन्ग मैन वाली इमेज है। एग्जैक्टली। रिपोर्ट बताती है कि गांधी के अनुसार प्रधानमंत्री इस वक्त घबराए हुए हैं और बाहरी दबावों के आगे झुक रहे हैं। ये आरोप नीतियों की आलोचना से कहीं आगे जाता है। तो ये सीधे सत्ता के कोर पर वार कर रहा है। हाँ, ये सीधे तौर पर सत्ताधारी पार्टी के उस पूरे वित्तीय और राजनीतिक ढांचे पर सवाल उठाता है जो इस सिस्टम को चला रहा है। विपक्ष ये एस्टैब्लिश करना चाहता है कि ये ट्रेड डील कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, बल्कि एक मजबूरी का परिणाम है जो सीधे टॉप लीडरशिप की कमजोरियों से जुड़ी है। और यहीं पर इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, एक ऐसा मोड़ जो इस पूरी घरेलू राजनीतिक बहस को एक इंटरनेशनल लीगल क्राइसिस में बदल देता है। बात है 30 जनवरी 2026 की, जो कि इस पूरे मामले का ट्रिगर पॉइंट है। बिल्कुल। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी संस्था सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, जिसे हम यूएसएसईसी कहते हैं, उसने गौतम अडानी पर एक सिविल फ्रॉड यानी धोखाधड़ी का मुकदमा दायर कर दिया है। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई विपक्ष का लगाया हुआ राजनीतिक आरोप नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर विदेशी रेगुलेटर्स में से एक के द्वारा की गई ठोस कानूनी कार्रवाई है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, एक बहुत ही बेसिक सवाल। अमेरिका की एक एजेंसी भारत की एक कंपनी और उसके चेयरमैन पर मुकदमा कैसे कर सकती है? उनका ज्यूरिसडिक्शन या अधिकार क्षेत्र कैसे बनता है? ये बहुत ही शानदार सवाल है। इसे समझने के लिए हमें 2021 में जाना होगा। एसईसी की फाइलिंग के मुताबिक अडानी समूह ने 2021 में एक डेट ऑफरिंग की थी। मतलब बाजार से कर्ज उठाया था, बॉन्ड्स के जरिए। जी, आसान भाषा में समझें तो उन्होंने बाजार से, जिसमें अमेरिकी निवेशक भी शामिल थे, पैसा उठाया था। अब अमेरिकी कानून बहुत सख्त है।
जब आप अमेरिकी निवेशकों का पैसा लेते हैं तो आप स्वतः ही अमेरिकी कानूनों, खासकर फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, जिसे एफसीपीए कहते हैं, उसके दायरे में आ जाते हैं। अच्छा, तो क्योंकि पैसा अमेरिका से आया इसलिए नियम भी अमेरिका के लागू होंगे। बिल्कुल। एसईसी का आरोप है कि अडानी समूह ने अपनी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के वास्ते भारतीय सरकारी अधिकारियों को करोड़ों डॉलर की भारी भरकम रिश्वत दी। और जब अमेरिकी निवेशकों से पैसा लिया जा रहा था तब उन्हें इस भ्रष्टाचार के बारे में गुमराह किया गया, मतलब उनसे ये बात छिपाई गई। यही धोखाधड़ी का मुख्य आधार है। रिपोर्ट में अडानी को प्रधानमंत्री का करीबी ओलिगार्क पार्टनर कहा गया है और यही वजह है कि ये विदेशी मुकदमा सीधे तौर पर भारत की राजनीति के शीर्ष से जुड़ जाता है। वाकई ये कनेक्शन बहुत गहरा है और इसी कनेक्शन का इस्तेमाल विपक्ष एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल उठाने के लिए कर रहा है। उनका सवाल है कि जब अमेरिका में इतनी बड़ी जांच हो गई तो सेबी या ईडी जैसी हमारी अपनी भारतीय जांच एजेंसियों ने पिछले 14 महीनों तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। और ये सवाल जनता के बीच काफी गूंज रहा है। रिपोर्ट के अनुसार विपक्ष का दावा है कि ये जो निष्क्रियता है, ये जो सन्नाटा है, ये दरअसल सत्ताधारी पार्टी के वित्तीय ढांचे यानी फाइनेंशियल इकोसिस्टम को बचाने का एक व्यवस्थित प्रयास है। राहुल गांधी का वो बयान यहाँ बहुत इम्पैक्टफुल हो जाता है। उन्होंने कहा था कि अडानी पर केस असल में प्रधानमंत्री पर केस है। इस बयान की गंभीरता को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जब एक प्रमुख विपक्षी नेता ये कहता है कि एक उद्योगपति पर विदेशी अदालत में चल रहा केस सीधे प्रधानमंत्री पर केस है, तो वो ये नैरेटिव बना रहा है कि सत्ता और उस उद्योगपति के वित्तीय हित आपस में इस तरह से गुथे हुए हैं कि उन्हें अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। और मुझे लगता है कि यहाँ सबसे बड़ा डर अमेरिकी कानूनी व्यवस्था के उस डिस्कवरी प्रोसेस का है जिसका जिक्र कई बार आता है। हाँ, डिस्कवरी प्रोसेस, ये इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा है, कम से कम उन लोगों के लिए जो इस केस में फंसे हैं। इस डिस्कवरी प्रोसेस के बारे में थोड़ा और बताइए, ये इतना डरावना क्यों माना जा रहा है? देखिए, अमेरिका में जब इस तरह का कोई बड़ा फ्रॉड केस चलता है तो कंपनियों को अपने सारे अंदरूनी दस्तावेज, प्राइवेट ईमेल्स, व्हाट्सएप चैट्स और बैंक ट्रांजैक्शंस की पूरी ट्रेल कोर्ट को सौंपनी पड़ती है। इस पूरी प्रक्रिया को डिस्कवरी कहते हैं। तो मतलब कुछ भी छिपा नहीं रह सकता? बिल्कुल नहीं। विपक्ष को और कई विश्लेषकों को ये लग रहा है कि अगर अडानी ग्रुप की अंदरूनी बातें अमेरिकी कोर्ट के इस डिस्कवरी प्रोसेस में खुलीं तो भारत में किस नेता को, किस अधिकारी को कितना पैसा गया या राजनीतिक फंडिंग का और जो पूरा छिपा हुआ तंत्र है, वो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो सकता है। सही कहा। ये वो बाहरी कानूनी दबाव है जो एक टाइम बॉम्ब की तरह टिक टिक कर रहा है और भारत की घरेलू राजनीति को पूरी तरह से एक नई दिशा दे रहा है। और इस इंटरनेशनल लीगल प्रेशर का जो इम्पैक्ट भारत के अंदर हो रहा है वो हमें सीधे संसद में देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट का अगला हिस्सा इसी पर फोकस करता है। मौजूदा स्थिति ये है कि हमारी लोकसभा पूरी तरह से ठप हो चुकी है, पैरालाइज्ड है। कोई कामकाज नहीं हो पा रहा है और ये कोई आम हंगामा नहीं है। सोर्स बताता है कि सरकार संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं का बहुत ही स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल करके विपक्ष को अहम मुद्दों पर बोलने से रोक रही है। इसका एक बहुत ही स्पेसिफिक उदाहरण रिपोर्ट में दिया गया है। राहुल गांधी को पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे के संस्मरण पर बात करने से रोक दिया गया। हाँ, जनरल नरवणे के उस मेमोयर पर जिसमें चीन बॉर्डर को लेकर कुछ बहुत ही संवेदनशील खुलासे होने की बात कही गई है। और बात सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट में एक और बहुत ही विवादित विषय का जिक्र है, एप्स्टीन फाइल्स। सोर्स के अनुसार विपक्ष के नेता ने इन फाइलों के संदर्भ में प्रधानमंत्री का नाम एक घिनौने अपराधी के साथ जोड़ते हुए कुछ बेहद तीखी बातें सदन में कही थीं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन सभी बयानों को सदन के रिकॉर्ड से पूरी तरह से हटा दिया गया, यानी एक्सपंज कर दिया गया। अब अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर के रूप में देखें तो ये महज शोर शराबे या आम संसदीय गतिरोध का मामला नहीं रह जाता। तो इसे किस नजरिए से देखा जा रहा है? क्या ये सिर्फ सत्ता पक्ष और विपक्ष की रोजमर्रा की लड़ाई है या कुछ और? विश्लेषक इसे इंस्टीट्यूशनल कैप्चर या संस्थागत कब्जे के एक क्लासिक उदाहरण के रूप में देख रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल कैप्चर, ये बहुत भारी शब्द है। इसका यहाँ क्या मतलब है? इसका सीधा सा अर्थ ये है कि सत्ता पक्ष संसद के नियमों, स्पीकर्स के अधिकारों और प्रक्रियाओं का एक सामरिक या टैक्टिकल हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। मकसद साफ है,
उच्च स्तरीय सैन्य मामलों, बॉर्डर की सच्चाई या फिर विदेशी अदालतों से आ रही किसी भी असहज करने वाली जांच से पूरी तरह बचा जा सके। तो संसद जो बहस का मंच होनी चाहिए, उसे ही एक तरह के साइलेंसिंग टूल में बदल दिया गया है। बिल्कुल, जहां सवाल पूछे जाने चाहिए, वहां सिर्फ प्रक्रियाओं का हवाला देकर सवालों को दबाया जा रहा है। ये वाकई विचार करने योग्य और थोड़ा परेशान करने वाली बात है। एक तरफ वॉशिंगटन की अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं, दूसरी तरफ नई दिल्ली की अपनी संसद में उन पर चर्चा करने से रोका जा रहा है। अब तक तो कहानी ये लग रही थी कि विपक्ष बहुत हावी है और सरकार बैकफुट पर है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक दूसरा पहलू जुड़ता है। हाँ, यहाँ हमारे विश्लेषण में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। स्मोक स्क्रीन 2026 नाम की एक रिसर्च का जिक्र हमारे सोर्स मटेरियल में है, जो पूरी कहानी को पलट कर रख देती है। ये रिपोर्ट विपक्ष की इस पूरी आक्रामक रणनीति पर ही बहुत बड़े सवाल खड़े कर देती है। स्मोक स्क्रीन 2026 की ये रिपोर्ट इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामा का एक बहुत ही शानदार मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक विश्लेषण करती है। ये रिपोर्ट कहती है कि राहुल गांधी और विपक्ष का ये जो रवैया है, कभी अचानक से बहुत गुस्सा दिखाना और फिर शांत हो जाना, जिसे रिपोर्ट में एपिसोडिक आउटरीच कहा गया है। एग्जैक्टली, एपिसोडिक आउटरीच। रिपोर्ट का दावा है कि ये रवैया असल में प्रधानमंत्री के ही काम आ रहा है। एक सेकंड, विपक्ष का गुस्सा और आक्रामकता सत्ताधारी पार्टी के काम कैसे आ सकती है? ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है सुनने में। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव जरूर लगता है, लेकिन यही इस रिसर्च की सबसे बड़ी इनसाइट है। रिपोर्ट के अनुसार विपक्ष का ये डिजिटल और एपिसोडिक आउटरीच एक लोकतंत्र का भ्रम यानी इल्यूजन ऑफ डेमोक्रेसी पैदा करता है। इल्यूजन ऑफ डेमोक्रेसी, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए। इसे ऐसे समझिए, बाहर से दुनिया को या एक आम नागरिक को देखने पर ऐसा लगता है कि देश में एक बहुत ही वाइब्रेंट और जीवंत लोकतंत्र है, जहां विपक्ष बिना किसी डर के सरकार पर सबसे तीखे प्रहार कर रहा है, संसद में लड़ रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, न्यूज़ चैनल्स पर रोज बहस हो रही है। लेकिन हकीकत में जो सत्ता का मूल ढांचा है, जो असली कंट्रोल है, उसे कोई जमीनी चुनौती नहीं मिल रही है। ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस बनकर रह गया है, जो सत्ताधारी पार्टी को ये कहने का मौका देता है कि देखिए, हमारे यहाँ विपक्ष कितनी आजादी से बोल रहा है, कोई तानाशाही नहीं है। कमाल का नजरिया है ये। इसी रिपोर्ट का एक मुहावरा मुझे बहुत सटीक और आज के समय के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट लगा। सड़कों की बजाय ट्वीट्स, यानी ट्वीट्स ओवर स्ट्रीट्स। हाँ, ये आज की राजनीति की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। मतलब विपक्ष डिजिटल दुनिया में सोशल मीडिया पर तो बहुत जोरदार विरोध दर्ज कर रहा है। हैशटैग ट्रेंड हो रहे हैं, वायरल वीडियो बन रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सड़क पर कोई ठोस आंदोलन खड़ा नहीं हो पा रहा है। सोर्स मटेरियल में इसका एक बहुत ही प्रासंगिक उदाहरण दिया गया है, ईवीएम्स यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। हाँ, ईवीएम का मुद्दा तो पिछले कई सालों से चल रहा है। बिल्कुल, रिपोर्ट बताती है कि देश की सिविल सोसाइटी लंबे समय से ईवीएम्स को हटाकर फिर से पेपर बैलेट वापस लाने की मांग कर रही है। सिविल सोसाइटी इसके लिए लगातार आवाज उठा रही है, लेकिन इस इतने बड़े और महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो सीधे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता से जुड़ा है, उस पर कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। सही कहा, विपक्ष ने या मुख्य विपक्षी दल ने कोई राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन खड़ा नहीं किया, कोई ऐसी रैली नहीं की जिसने पूरे देश को सड़क पर ला दिया हो। लेकिन अगर मैं यहाँ थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनूं, तो आज का जमाना तो डिजिटल है ना। आज तो सरकारें सोशल मीडिया के नैरेटिव से डरती हैं। तो क्या डिजिटल प्रोटेस्ट काफी नहीं है? क्या हर चीज के लिए सड़क पर उतरना जरूरी है? स्मोक स्क्रीन 2026 की रिसर्च इसी बात को खारिज करती है। रिपोर्ट इस बात पे जोर देती है कि जब तक सड़कों पर उतरकर व्यापक नागरिक प्रतिरोध, जिसे हम मास सिविल रेजिस्टेंस कहते हैं, वो नहीं होगा, तब तक महज भाषणों या एक्स, जो पहले ट्विटर था, उसके जरिए सत्ता के इतने बड़े और स्थापित ढांचे को नहीं हिलाया जा सकता। इतिहास भी तो यही बताता है। बिल्कुल, जब तक सड़क पर बड़े मूवमेंट नहीं होते, तब तक सत्ता परिवर्तन की लहर नहीं उठती। चाहे विदेशी रेगुलेटर्स कितने ही करप्शन के सबूत क्यों ना ले आए, चाहे एसईसी की फाइलिंग में कितनी ही बातें निकल आए, जब तक देश के भीतर पब्लिक का प्रेशर नहीं बनेगा, चुनावी राजनीति में सत्ता पक्ष का वर्चस्व बना रहेगा। यही विपक्ष का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक लूप होल है। विपक्ष इस समय एक कुकून या अपने ही बनाए एक सुरक्षित घेरे में फंसा हुआ है। तो अब यहाँ से एक बहुत ही स्वाभाविक और बड़ा सवाल पैदा होता है, आखिर विपक्ष जमीन पर उतरने से डर क्यों रहा है? क्या ये सिर्फ उनका आलस है या कोई लॉन्ग टर्म विजन की कमी है? रिपोर्ट इस पर क्या कहती है? रिपोर्ट इसे बहुत ही बेबाकी से एड्रेस करती है। ये आलस नहीं है,
बल्कि ये एक बहुत ही गहरा डर है। सोर्स इस डर के पीछे दो मुख्य कारण बताता है। पहला है कानूनी डर और दूसरा है शारीरिक सुरक्षा का डर। लीगल डर, मतलब जो मुकदमे विपक्षी नेताओं पर खुद चल रहे हैं उनकी बात हो रही है। जी हाँ, सोर्स स्पष्ट रूप से जिक्र करता है कि राहुल और सोनिया गांधी खुद नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे हुए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला सरकार के हाथ में एक बहुत बड़ा लेवरेज या दबाव बनाने का टूल है। मतलब एक तरह की ब्लैकमेलिंग नहीं कहेंगे, लेकिन एक प्रेशर तो है। एक इनविजिबल प्रेशर जरूर है। जब आपके अपने शीर्ष नेता बेल पर बाहर हों या मुकदमों का सामना कर रहे हों, तो वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है। इसी वजह से कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कोई भी ऐसा एक्सट्रीम कदम उठाने से हिचकिचाता है जो सरकार को उनके खिलाफ सीधे और कड़ी कार्यवाही करने पर मजबूर कर दे। और दूसरा कारण जो रिपोर्ट में बताया गया है वो तो और भी ज्यादा चिंताजनक है। वो है फिजिकल सेफ्टी, यानी शारीरिक सुरक्षा का डर। स्मोक स्क्रीन 2026 की रिसर्च उन रहस्यमयी घटनाओं का खुलकर जिक्र करती है जो शासन के विरोधियों या क्रिटिक्स के साथ हुई हैं। ये हिस्सा वाकई बहुत डार्क है। इसमें अचानक स्वास्थ्य का खराब होना, संदिग्ध विमान दुर्घटनाएं और ऐसी हत्याएं शामिल हैं जिनकी कभी ठीक से जांच ही नहीं की गई। ये तो किसी थ्रिलर फिल्म जैसा लग रहा है, लेकिन रिपोर्ट इसे एक राजनीतिक यथार्थ के रूप में पेश कर रही है। और यही घटनाएं एक चिलिंग इफेक्ट पैदा करती हैं। खौफ का एक ऐसा माहौल बन जाता है जहां लोगों को लगता है कि सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने की एक बहुत भारी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ सकती है। और ये डर सिर्फ आम आदमी में नहीं बल्कि नेताओं में भी बैठ जाता है। बिल्कुल, ये डर किसी भी बड़े जमीनी संघर्ष को खड़ा करने में एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक बाधा बन जाता है। जब विरोध करने वाले नेताओं या कार्यकर्ताओं के मन में अपनी जिंदगी या सुरक्षा को लेकर गहरे सवाल हों, तो वातानुकूलित कमरों से बाहर निकलकर सड़कों पर लाठियां खाना या आंदोलन करना एक बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है। इसी रिस्क और जमीनी हकीकत के बीच के कॉन्ट्रास्ट को रिपोर्ट बहुत ही शानदार तरीके से सामने रखती है। राहुल गांधी की जो बब्बर शेर वाली आक्रामक बयानबाजी है, जहां वो कहते हैं कि डरो मत लड़ो, और उनकी जो वास्तविक स्थिति है, जिसे आलोचक एक आलीशान घर में सुरक्षित बैठे रहना कहते हैं, उसके बीच का ये विरोधाभास बहुत कुछ कह जाता है। वो पार्टी कार्यकर्ताओं से तो पीछे ना हटने और सड़क पर संघर्ष करने की अपील करते हैं, लेकिन खुद जमीनी स्तर के सीधे और लंबे टकराव से बचते हुए दिखाई देते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। और इसी डिस्कनेक्ट का जो अंतिम परिणाम रिपोर्ट में बताया गया है, वो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक रेड अलर्ट है। रेड अलर्ट किस मायने में? निष्कर्ष ये निकलता है कि जब तक विरोध केवल प्रतीकात्मक बयानों, प्रेस कॉन्फ्रेंसों और डिजिटल दुनिया के इको चेम्बर तक सीमित रहेगा और संस्थागत कब्जे के खिलाफ कोई वास्तविक जमीनी संघर्ष नहीं होगा, तब तक देश की जवाबदेही तय करने वाली संस्थाओं का पतन यूं ही जारी रहेगा। तो मतलब जो स्टेटस को है वो बना रहेगा। पूरी तरह से। इस स्थिति में पूरा देश उसी अडानी मोदी आर्किटेक्चर के रहमो करम पर निर्भर रहेगा, जिसका जिक्र विपक्ष बार बार करता है। बिना पब्लिक प्रेशर के कोई भी सिस्टम अपने आप को रिफॉर्म नहीं करता। तो आज की इस इंटेंस और गहरी चर्चा को अगर हम समराइज करें तो हमारे सामने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तस्वीर उभर कर आती है। हमने शुरुआत की विपक्ष के नेशनल सेलआउट के आरोप से और समझा कि कैसे ये सिर्फ एक ट्रेड पॉलिसी का विरोध नहीं है, बल्कि लीडरशिप की कमजोरी को एक्सपोज करने की एक सुनियोजित कोशिश है। और फिर हमने देखा कि कैसे अमेरिका के एक विदेशी रेगुलेटर यानी यूएस SEC द्वारा दायर किया गया धोखाधड़ी का मुकदमा और उसके डिस्कवरी प्रोसेस का डर भारत की संसद में एक अभूतपूर्व गतिरोध पैदा कर देता है। संसद को एक टैक्टिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा है। और सबसे अहम बात, हमने स्मोक स्क्रीन 2026 रिपोर्ट के जरिए ये गहराई से जाना कि सोशल मीडिया का शोर और जमीनी हकीकत के बीच की खाई कैसे एक लोकतंत्र के भ्रम को तो बनाए रखती है, लेकिन किसी भी असली बदलाव को रोक देती है। इस पूरी चर्चा की जो सबसे बड़ी प्रासंगिकता है वो यही है कि आज के इंफॉर्मेशन एज में पॉलिटिक्स सिर्फ इलेक्शन जीतने तक सीमित नहीं है। ये इस बात का गेम है कि नैरेटिव्स यानी कथाओं पर किसका नियंत्रण है। एक जागरूक नागरिक के लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि जब विपक्ष केवल डिजिटल दुनिया में सिमट जाए और सत्ता पक्ष संसद का इस्तेमाल अपनी कमियों को छिपाने के लिए करने लगे, तो इससे सिर्फ किसी एक पार्टी का नुकसान नहीं होता, बल्कि पूरे देश का लोकतांत्रिक ढांचा खोखला होने लगता है।
आज के हमारे सोर्सेज ने सतह के नीचे चल रहे उन तमाम करंट्स को बहुत अच्छी तरह से एक्सपोज किया है जो अक्सर ब्रेकिंग न्यूज के शोर में कहीं दब जाते हैं। बिल्कुल। सतह के नीचे की हकीकत हमेशा टीवी डिबेट से बहुत अलग होती है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा सवाल छोड़कर जाना बहुत जरूरी है जो आज की हमारी इस पूरी बातचीत की नींव से ही निकलता है, लेकिन हमें थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने पर मजबूर करता है। वो सवाल क्या है? जरा सोचिए, अगर किसी देश की राजनीतिक जवाबदेही तय करने की शक्ति, उस देश के भीतर हो रहे भ्रष्टाचार की जांच करने की जिम्मेदारी उस देश की अपनी संसद, अपनी सुप्रीम कोर्ट और अपनी जांच एजेंसियों की बजाय विदेशी रेगुलेटर्स और विदेशी अदालतों पर निर्भर होने लगे, और साथ ही अगर उस देश का घरेलू राजनीतिक विरोध सड़क पर उतरने और जनता को साथ जोड़ने की बजाय केवल सोशल मीडिया के ट्वीट्स, हैशटैग्स और डिजिटल दुनिया तक सिमट कर रह जाए, तो भविष्य में उस देश की संप्रभुता और उसके असली लोकतंत्र का क्या स्वरूप बचेगा? क्या वो देश सच में अपने फैसले खुद ले रहा होगा, या वो बाहरी शक्तियों के दबाव और अपने ही देश के भीतर की खामोशी के बीच सिर्फ लोकतंत्र का एक भ्रम बनकर रह जाएगा? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही।